नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। जब बात रियल एस्टेट में घर खरीदने को लेकर हो तो देश भर में रियल एस्टेट से जुड़े अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं, उनका आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। घर खरीदने के पहले या बाद में ज़्यादातर लोगों के जो अनुभव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर दिक्कत होती है। कई बार बिल्डरों पर वादा खिलाफी के आरोप लगते हैं और अक्सर आप देखते हैं कि चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया हो या तमाम तरह के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हो, इवन हमने भी अपने शो पर कई बार कहा है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाएं तो अच्छे से संतुष्ट हों, अच्छे से जांच पड़ताल करें। पूरी तरह से आप जब पूरे प्रोजेक्ट को जांच पड़ताल कर लें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही कहीं पर घर खरीदें या निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, अच्छा डेवलपर कौन सा है, इसकी परिभाषा क्या है। कौन सा डेवलपर ऐसा है कि अगर कोई लिस्टेड प्लेयर है तो क्या उसे अच्छा मान लेना चाहिए, क्या कोई नॉन लिस्टेड प्लेयर है उसके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो उसे अच्छा मान लेना चाहिए। अगर हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो कोई सटीक परिभाषा नहीं है जिसमें हम एक आदर्श बिल्डर की डेफिनेशन को बिठा सकें। तो इसी पर आज हमारा शो है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे डेवलपर की, एक लिस्टेड प्लेयर की या नॉन लिस्टेड प्लेयर में एक आदर्श बिल्डर की क्या कुछ परिभाषा हो सकती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं प्रवीण जैन, वाइस चेयरमैन नरेटको, जो कि नरेटको में तो हैं ही और साथ ही एनसीआर में काफ़ी अच्छा इनका काम है। वरुण गुप्ता हमारे साथ हैं, डायरेक्टर आशियाना हाउसिंग, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। और साथ ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे ही करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लिस्टेड प्लेयर और नॉन लिस्टेड प्लेयर में क्या फ़र्क है। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए मुझे 3 डिफरेंट लेवल पे चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एज ए होम बायर देखता हूं। जब मैं एज ए होम बायर देखता हूं तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि मेरे सामने लिस्टेड प्लेयर में भी जेपी, यूनिटेक और ऐसे एचडीआईएल जैसे बहुत सारे डिफॉल्ट्स के मामले रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सर्टेन लेसर नोन डेवलपर्स ने बेटर परफॉर्म किया है। तो एज ए होम बायर मुझे इसमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। एज एन एनालिस्ट जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या लिस्टेड प्लेयर से घर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लिस्टेड प्लेयर से थोड़ा सा उनको ड्यू डिलिजेंस बेटर होता है, क्योंकि डिस्क्लोजर नॉर्म्स वगैरह थोड़े से उनके हैं। उनके फिजिकल डेट की जो सिचुएशन होती है वो पब्लिक डोमेन में होती है। लेकिन इसके बियॉन्ड जब हम ट्रैक टू रियल्टी में ब्रांड रेटिंग करते हैं तब मेरे सामने एक चैलेंज आता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स, बेटर परफॉर्मिंग ब्रांड्स जो हैं वो नॉन लिस्टेड भी हैं। होता क्या है कि हम जब एक ब्रांड को समझने की कोशिश करते हैं, हॉलिस्टिकली रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को रियल एस्टेट में एक बात देखना पड़ता है कि जो फिजिकल ट्रस्ट है, फिजिकल ट्रस्ट सिर्फ एक पैरामीटर है। फिजिकल ट्रस्ट अपने आप में पूरी कंपनी को या उनके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को डिफाइन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, एक लिस्टेड प्लेयर है, टॉप रैंक लिस्टेड प्लेयर है, उसका हो सकता है इस समय डेट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा हो, उसका ये हो सकता है कि इस समय बोरोइंग कॉस्ट बहुत हो, लेकिन एक एवरेज प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो कम से कम 5 साल का हमारे यहाँ है। और एक कंपनी को ओवर लेवरेज्ड होने में या उनके बैलेंस शीट को बिगड़ने में 1 से 2 क्वार्टर काफी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें मैक्रो पिक्चर में, तो आज जो एक हमारे यहाँ मिसिंग लिंक है कि हमारे यहाँ लिस्टेड प्लेयर को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज्यादा नहीं है, और इसीलिए एक एवरेज बायर के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। वरुण जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपकी कंपनी लिस्टेड है, एनसीआर मार्केट में काम कर रही है, जहां तमाम तरह की समस्याएं बरकरार हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए कि 1993 में कंपनी लिस्ट की आपने, उसके बाद से ग्राहकों का किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिला, क्या फ़ायदे आपने देखे लिस्ट होने के बाद? दीपक जी, एक तो आई थिंक गॉड इज बिन काइंड, ग्राहकों का रिस्पांस 93 से अच्छा मिलता रहा है, एंड ओवरऑल इट्स बिन अ गुड जर्नी फॉर द कंपनी। एंड कमिंग टू योर थिंक लिस्टेड होने का फायदा क्या रहा है, आई थिंक 2 चीजें हैं। जब ग्राहक आज के दिन फ्लैट खरीद रहा है कोई ग्राहक, तो वो बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी देखता है, बिल्डर के अंदर, बिल्डर डेवलपर deliver what he is promised, will he deliver the property on time or not,
And in that, being listed, I think helps in two things. It adds credibility itself, that you're a listed developer, and also it just allows more information to be there in the public domain. तो अगर किसी ग्राहक को कंपनी के बारे में पता करना है तो उसको इंफॉर्मेशन जो मिलेगी पब्लिक डोमेन के थ्रू, बिकॉज हम लिस्टेड हैं, हमें खूब सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रेगुलेशंस, and that allows the home buyer to access more information and therefore be able to वो ज़्यादा informed choice कर सकते हैं क्योंकि उनके पास information ज़्यादा है, and therefore it in turns adds credibility to जो आज के दिन ग्राहक को बताते हैं, that becomes a little bit more credible because that we are a listed entity. प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आपके संगठन नरेटको में देश भर के हजारों डेवलपर्स हैं जिनमें ज़्यादातर डेवलपर्स नॉन लिस्टेड हैं। ऐसे में क्या मार्केट लिस्टिंग को लेकर लोगों में, डेवलपर्स में उदासीनता है? क्यों नहीं लिस्ट होना चाहते डेवलपर? दिक्कत कहाँ उनको महसूस होती है? लिस्टेड होना ना होना वो तो अपनी चॉइस है, बट ये जैसे अभी मुझे वरुण जी ने बताया, लिस्टेड होने से आपको डिस्क्लोजर ज़्यादा करने पड़ते हैं, बात ठीक है बिल्कुल, मगर आप रेरा आने के बाद, वो इससे पहले चैलेंज था। अगर हम लिस्टेड की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा डेवलपर्स का, वो बहुत ख़राब रहा। टाइम से डिलीवर नहीं हुए प्रोजेक्ट। ऐसी लिस्टेड कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर भी किया था पहले, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था, उन लोगों ने भी डिफॉल्ट किया। तो वो सिनेरियो एक तेज़ी का माहौल से, जब 2009-10 से लेकर लोगों ने, जिनकी 2 प्रोजेक्ट करने की क्षमता थी, उन्होंने 20 कर लिए या 5 कर लिए, अपने लिमिट से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लिए। ये भी एक रीज़न रहा। और इस तरह के इन्वेस्टर्स भी आ गए उसके अंदर जो एक्चुअल यूज़र नहीं थे, जिन लोगों ने स्पेकुलेशन के लिए प्रॉपर्टी बाइंग की और प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़े, उन्होंने सोचा कि 1 के 2 कर लूँगा, 2 के 3, 3 के 4, ऐसे इस तरह से रहा। तो वो पूरा सिनेरियो ख़राब था, जिसमें उसके लिए सिर्फ डेवलपर्स दोषी नहीं है। मुझे लगता है जो इस तरह के इन्वेस्टर्स थे, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, वो भी जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जिम्मेवार हैं उस चीज़ के लिए, और जो रेगुलेटर है वो भी कुछ ना कुछ हद तक जिम्मेवारी सबकी बनती है। ज्वाइंट एफर्ट, मतलब जो कलेक्टिव इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी है। और रेरा आने के बाद मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। इस बात से बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता कि आप लिस्टेड हैं नहीं है लिस्टेड। आज रेरा आने के बाद आपको जो भी प्रोजेक्ट आप कंसीव करते हैं, उसका 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाना है। और रेरा रेगुलेटर कर भी रहा है उसे क्वार्टरली, उसकी रिपोर्ट मांगते हैं, साइट भी विजिट करते हैं, उनको पेनलाइज भी किया जा रहा है डेवलपर के पास। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। जहाँ तक पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा वापस उस लाइन को ट्रैक पर आने में। मुझे लगता है 1 साल 2 साल लगेगा। जैसे सरकार ने कुछ स्वामी फंड भी बनाया है इसके लिए, रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जो नेटवर्क पॉजिटिव प्रोजेक्ट हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, और रेरा आने से जो नए प्रोजेक्ट हैं, पिछले जो 2 साल के अंदर जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम डिले या किसी और तरह की नहीं आएगी। रवि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि डेवलपर्स के लिस्टेड होने का और ग्राहक को लिस्टेड प्लेयर्स के पास जाने का क्या फ़ायदा होता? कैसे हम मान के चलें कि जब ग्राहक कहीं निवेश करे या कहीं पर घर खरीद रहा हो, तो वो लिस्टेड प्लेयर के पास अगर जा रहा है या नॉन लिस्टेड प्लेयर के पास जा रहा है, तो किसे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे यहाँ लिस्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है। 2005 में जब एफडीआई और फॉरेन फंड्स इंडिया में आने लगे रियल एस्टेट में, उसके पहले को अगर हम देखें तो 1 या 2 प्लेयर कोई लिस्टेड रहे होंगे। ज्यादातर प्लेयर जो लिस्टेड हुए हैं वो 2006-07 के आसपास लिस्टेड हुए हैं, और किसी ने भी कोई जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है 25%, उसके बाद किसी ने भी 25-30% से ज्यादा मार्केट में डाइल्यूट भी नहीं किया है। तो बेसिकली एक इंडियन डेवलपर को लिस्टिंग में जाने के लिए मार्केट से पैसा उठाने की जल्दी नहीं थी। वो लिस्टिंग में जा रहे थे क्योंकि फॉरेन फंड्स इंडिया की तरफ देख रहे थे, और जब फॉरेन फंड्स इंडिया की तरफ देख रहे थे तो वो ऐसे प्लेयर को प्रेफर कर रहे थे जो लिस्टेड हो, जिनकी थोड़ी रेगुलेटरी फाइलिंग हो, जिनका डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स औरों से बेटर हो। बट हुआ ये कि 2008-9 आते आते मार्केट में स्लो डाउन आ गए। फॉरेन जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे, वैसे वो बेसिकली डेट फंड्स ही थे, लेकिन जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के नाम पर जो प्लेयर पैसा लेकर आए थे वो वापस जाने लगे। वहां से मैं देख रहा हूं कि लिस्टेड प्लेयर और नॉन लिस्टेड प्लेयर के बीच में जो एक मार्केट डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, वो मार्केट डिफरेंशिएशन खत्म होता चला गया। और उसी की वजह से आप देखिए कि आज लिस्टेड प्लेयर और नॉन लिस्टेड प्लेयर में पब्लिक परसेप्शन में कोई फर्क नजर नहीं आता है।
वरुण जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि लिस्टेड कंपनियों का जो सारा फोकस होता है वो अपने तिमाही रिजल्ट के ऊपर होता है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका पीरियड सालाना होता है, यानी 2-3 महीने में कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं जो पूरे होते हों। सालाना आधार पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। ऐसे में क्या बिजनेस साइकिल की वजह से डेवलपर्स लिस्ट होने से कतराते हैं या उनका रुझान कम होता है? सर, द बिजनेस साइकिल ऑफ रियल एस्टेट है लंबा और क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है कि आप हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ जो स्टॉक मार्केट ढूंढ रही है वो दें। बट मेरा ये भी मानना है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स को नहीं देखता है। हम ऐसे डेवलपर हैं जिनके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं। हमारा अपना बिजनेस पे फोकस है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में उन कंपनीज को रिवॉर्ड करती है जो अच्छा प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स का पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न देते हैं। शॉर्ट टर्म क्वार्टरली रिजल्ट्स are they a problem for the real estate business from a listing perspective? Yes, it is, but it is not कि उस सिचुएशन को हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं बाय डूइंग अ गुड जॉब अदरवाइज। बिल्कुल, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं अच्छे डेवलपर्स की परिभाषा पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रवीण जी, एक चीज़ और इसमें मैं समझना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो निवेशक के एंगल से एक बड़ा सवाल बनता है कि देश में 2 रीट आ चुकी हैं, दोनों लिस्ट होने के बाद काफ़ी अच्छे से सब्सक्राइब हुई, काफ़ी हिट रहीं। ऐसे में ये संकेत साफ जा रहा है कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो लिस्टेड कंपनियों को पसंद करता है। वो चाहता है कि उसका पैसा साफ सुथरी जगह पर लगे और साफ सुथरे रिटर्न उसको मिले। तो ऐसे में अभी भी क्या दिक्कत आपको नहीं लगती है कि लिस्टेड होने में काफ़ी फायदे हैं? देखिए, जो जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि आज की तारीख में जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो शायद मैं कभी भी लिस्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए, लोगों से पब्लिक मनी चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो अभी जो चल रहा है वो ग्रोथ आगे लोगों को दिखाई नहीं दे रही कि मैं आज नया डेट ले लूं कंपनी के अंदर या कुछ और करूं। मुझे लगता है ये भी काफी बड़ा रीजन रहेगा या होगा ये। और आप किसी भी ट्रेड में देखें, सिर्फ रियल एस्टेट की बात ना करें, किसी भी इंडस्ट्री के उठा लें अगर आप, तो लिस्टेड वर्सेस नॉन लिस्टेड कंपनी की बात करें तो परसेंटेज लिस्टेड कंपनीज की बहुत कम है। रवि जी, आपसे इसमें ये समझना चाहेंगे कि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND AS 115 ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड प्लेयर्स को कैसे प्रभावित करता है, और आसान शब्दों में बताइए कि इसका प्रभाव डेवलपर्स के काम करने के तरीके पर कैसे पड़ता है। देखिए, IND AS 115 जो अकाउंटिंग नॉर्म है, पहले क्या होता था कि हमारा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता था, मतलब बिल्डर जो अपना रेवेन्यू दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो पहले परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे था कि जितना परसेंट पूरा हो गया, बायर से उतने रिसीवेबल्स आ गए और हमने उसको अपना बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब ये नया अकाउंटिंग नॉर्म जो है वो ये कहता है कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जब आप एस्क्रो अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट्स में लेंगे, तभी हम उसको आपके अकाउंटिंग में फैक्टर इन करेंगे। देखिए, ये अकाउंटिंग नॉर्म्स और इसके बियॉन्ड आज हमारे को समझने की जरूरत क्या है। हमारे को समझने की जरूरत है कि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को लिस्टेड करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा प्लेयर को लिस्टेड करने के लिए आपको उनको कुछ इंसेंटिवाइज करना होगा। देखिए, लिस्टेड प्लेयर को कोई इंसेंटिव नहीं है, जबकि मार्केट में एक एपेटाइट है। 2 सक्सेसफुल रीट लिस्टिंग होने के बाद ये बात बहुत क्लियर है कि डेवलपर्स की तरफ लोग देख रहे हैं, उनको आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बना सकते हैं। और यहीं पे देखिए, रियल एस्टेट में 80% जो है वो रेजिडेंशियल सेगमेंट है, 20% कॉमर्शियल और बाकी सेगमेंट्स हैं। अगर आज हम रीट लिस्टिंग को रेजिडेंशियल में अलाउ कर देते हैं तो डेवलपर्स को आपके लिस्टिंग होने का एक इंसेंटिव मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे कि आखिर ROI इतना कम है रेजिडेंशियल सेगमेंट में कि यहाँ पर रीट लिस्टिंग कैसे सक्सेसफुल होगी। मार्केट का डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को जब भी हम देखते हैं, हम हमेशा 2 बात करते हैं, बिल्डर और बायर। बिल्डर और बायर के बीच में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टेनेंट का सेगमेंट है।
अगर हमने रेंटल हाउसिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और रेंटल हाउसिंग में रीट को अलाउ कर दिया, रेंटल हाउसिंग में आमतौर पे 7 से 8% का रिटर्न संभव है। अगर हमने इंस्टीट्यूशनल तरीके से डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज किया, जो हमारा लार्ज शेयर ऑफ डेवलपर्स है उनको इंसेंटिवाइज किया कि आप आइए रीट के थ्रू या दूसरे तरीके से लिस्टिंग कराएं, तो वो लिस्टिंग भी कराएंगे और मार्केट में बेटर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और पब्लिक परसेप्शन में भी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा कि ये बेटर प्लेयर्स हैं, ये क्लीनर प्लेयर्स हैं और ये दूसरे तरीके के प्लेयर हैं, ये ज्यादा रिस्की वेंचर्स हैं। वरुण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो हालात हैं उन हालातों से निकलने के लिए अगर हम देखें तो क्या रणनीति होनी चाहिए कि रियल्टी सेक्टर को उबारने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे हालात बेहतर हों? सर, मैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है जो डिमांड जनरेशन के लिए कंडीशंस चाहिए थे इकोनॉमी में, आई थिंक एंड इन द इंडस्ट्री वो हो गया है। रियल एस्टेट प्राइसेस हैव नॉट इंक्रीज्ड ओवर लेट्स से 5-6 years एंड कहीं कहीं थोड़े कम भी हुए हैं, तो फ्रॉम एंड लोगों की तनख्वाह, सैलरीज, इनकम बढ़ी हैं, सो probably annual income to home purchase ratios have become tremendously better over the last 5 years, and with cost of funds reducing and home loan interest reducing, the amount of monthly outgo that any home buyer needs to pay वो काफी कम हो गया। तो मेरे हिसाब से जो डिमांड जनरेशन के लिए कंडीशंस चाहिए थे इन द इंडस्ट्री, particular for housing, I think that has been laid, and to me the future looks bright from a demand perspective. प्रवीण जी, अगर हम देखें तो डिमांड साइड अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं ग्राहक, तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार या आप लोग क्या कुछ कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, डिमांड की बात करें, जब तक पूरी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट, जो रियल एस्टेट की बात करें तो ये रोटी कपड़ा और मकान जो सबसे एंड में आता है। पहले आप अपने बाकी चीज़ों जो बेसिक नीड्स हैं उसको ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उसके बाद आदमी घर बनाने के लिए सोचता है। तो आज का जो माहौल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, अब कोविड आने के बाद थोड़े चैलेंज ज़्यादा आ गए हैं, तो जब आज जो लोगों को जो नौकरियां चली गई हैं या लोगों का जो सैलरीज कम हो गई हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी और मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें इंप्रूव होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। बट अगर डिमांड की बात करें तो आज अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चैलेंज आ रहा है सेल के लिए, बट रेडी इन्वेंट्री अगर किसी प्रोजेक्ट की बात भी करें तो वो तैयार माल बिक रहा है, तैयार प्रॉपर्टी बिक रही है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चैलेंज आ रहा है क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि पता नहीं टाइम से प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा। अगर तैयार पूरे एनसीआर की बात करें, पूरे देश में बात करें, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है, और आजकल डेवलपर उस पर काम भी कर रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट को तैयार करके बेचा जाए। जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरी चर्चा को समअप करना चाहें और समझना चाहें कि भाई अभी भी अच्छे डेवलपर्स की परिभाषा की अगर बात की जाए तो कोई सटीक परिभाषा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि अगर कोई लिस्टेड प्लेयर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर करेगा, क्योंकि SDIL, सुपरटेक जैसी कंपनियों ने आपको मुश्किलें दी हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो NCR बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि देश भर में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिनको तमाम तरह के फंड की ज़रूरत पड़ रही है। तो मुश्किलात काफ़ी हैं रियल एस्टेट में, और आपके लिए मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी भी लोग पैसा लगाने से डर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है। शायद इसी का वजह है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरे शो में हमने करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अच्छे डेवलपर्स की क्या परिभाषा है, क्या बेंचमार्क हैं, क्या मानक हैं, तो नतीजा शून्य है, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कोई मानक नहीं है जिस पे आप ये तय कर सकें कि ये डेवलपर अच्छे हैं। हालांकि आप अपने अनुभव पर निर्णय ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी प्लस में आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए और आप सभी दर्शकों का हमारे शो पर आने के लिए धन्यवाद। फिर कहूँगा जो इन्वेस्टर हैं, आपकी SIP है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी SIP के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं
तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगले 6 महीने से 12 महीने आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका देगा। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगाना है मार्केट। ये जो 3 लेवल आपको दिए हैं, इस हर एक लेवल पर निफ्टी जब आए आपको अपना 20% पैसा लगा देना है। 3 चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से, अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट क्लास SIP, और अगले 6 साल के बाद अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे। 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। आपको 8,600 8,800 की रेंज में मिलता है बाजार, तो वहां पर 20% कैश डालिए। आपको जो दोनों रेंज दी है निफ्टी की कि 8,550 8,700 और 8,200 8,300 ये रेंज है, अगर यहां पर पैसा आता है तो 20% पैसा आप लगा सकते हैं, यानी कि टोटल 40% पैसा लगा सकते हैं। आप ट्रेडर हैं, शांति से रहिए। इन्वेस्टर्स के लिए राय अलग होगी। इन्वेस्टर्स को इन लेवल पर बेचना नहीं है, ट्रेडर्स को इन लेवल पर फंसना नहीं है। एज एन इन्वेस्टर 7,200 7,500 की रेंज मिले, उसमें आपको 35% पैसा डाल देना चाहिए। आपका 75% पैसा आज तक चले जाना चाहिए। उस दिन मैंने स्ट्रांगली बोला था, लीजिए अभी लीजिए, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। ये साल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बढ़िया साल साबित होगा पैसा लगाने के लिए आज से।